React JS, and the thing is why we use JS, why we use React JS. Okay, so I'm going to start with the first slide. Why React JS? हम React JS क्यों पढ़ने जा रहे हैं? What is the reason behind the development of React JS? ठीक है, so नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां पर हम रीजन देखेंगे कि हमने रिएक्ट जेएस क्यों बनाया. इट इज द टाइम ऑफ 2009. जब 2009 में हम फेसबुक को यूज कर रहे थे, तो जब हम फेसबुक को यूज करते थे एक मेजर इशू आता था. वो इशू क्या था कि जब भी कुछ नई पोस्ट आती थी या कुछ भी नई अपडेट्स आती थी, तो हमें हर बार अपने पेज को रिफ्रेश करना पड़ता था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2009. ठीक है, तो उस टाइम पेज को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता टू सी द न्यू अपडेट्स. तो जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते थे, क्या होता था, जो भी इनिशियल डेटा हो या रियल टाइम डेटा हो या यूजर इनपुट हो, इट मींस अगर यूजर ने कुछ प्रोफाइल को अपडेट किया या कुछ किया है, नए फ्रेंड्स को ऐड किया, देन एवरी टाइम यूर पेज, व्हेन यूर पेज विल रिफ्रेश, आपका डॉम रिफ्रेश होता था. क्या रिफ्रेश होता था? डॉम. डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो डॉम क्या चीज होता है, आप सभी को पता है कि जब भी डॉम रिफ्रेश होता है, बिकॉज डॉम इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर पेज. क्योंकि जब डॉम अपडेट होगा तो आपका एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट होना, सीएसएस ऐड होना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉम. जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा तो डॉम, नया डॉम बनेगा. जब भी नया डॉम बनेगा, हमारी मेमोरी कंज्यूम होगी, और जितनी बार हमारा डॉम रिफ्रेश होगा, हमारा परफॉर्मेंस स्लो होता जाएगा. क्यों? क्योंकि हर बार एक छोटा सा अपडेट आएगा तो पेज रिफ्रेश होगा, उसके लिए फिर से डॉम क्रिएट होगा. तो एंटायर प्रोसेस गोइंग टू बी स्लोइंग योर एंटायर एप्लीकेशन. वो आपके एप्लीकेशन को स्लो करता रहता था हर बार. ठीक है, सो हमें रिक्वायरमेंट था कि जब भी पेज रिफ्रेश हो, जब भी अपडेट्स हो, पेज के अंदर वो अपडेट्स हो, वो ऑटोमेटिक आए. दैट इज अवर मेन रिक्वायरमेंट. तो क्या था, इस रिक्वायरमेंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं. ठीक है, ये एक कंपोनेंट, एक पेज है जिसके अंदर 4 पार्ट्स बने हुए हैं. इन 4 पार्ट्स में मुझे पहले वाले पार्ट को अपडेट करना, जिसपे नंबर 1 लिखा हुआ था. सपोज उसको मेरे को 101 करना था. तो जब भी मैं इसको अपडेट करता था, और अपडेट करने के बाद मुझे वो चीज देखनी थी कि मेरा अपडेशन हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे पेज को रिफ्रेश करना था. तो जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करता था, इंस्टेड ऑफ सिंगल अपडेशन, मुझे पूरे का पूरे चीज को अपडेट करना पड़ता था. मुझे, ये आपका इनिशियल पेज था, जब अपडेशन हुआ तो एक चीज अपडेट ना होके पूरे का पूरा पेज अपडेट हुआ. ठीक है, उससे क्या हुआ, डॉम दोबारा से क्रिएट हुआ, प्रोसेस स्लो हो गया, मेमोरी कंज्यूम हुई. तो इस चीज को रोकने के लिए हमने रिएक्ट जेएस स्टार्ट किया. फेसबुक ने क्या किया, सोचा कि चलो क्यों ना क्यों हम रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं. टेक्नोलॉजी को क्या थी, उसने क्या किया, अगर मुझे किसी चीज को अपडेट करना है, तो जब रिफ्रेश किया उसने, तो आप देख सकते हो इधर आपकी एक ही चीज अपडेट होगी, ना कि पूरा पेज अपडेट होगा. जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट था, सिर्फ वही अपडेट होता था, इंस्टेड ऑफ एंटायर पेज टू बी रिफ्रेश्ड. दैट इज द मेन कंसर्न जो रिएक्ट जेएस ने यूज किया. अब बात आती है कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पेज रिफ्रेशिंग, उन्होंने एक बटन बना दिया, दैट इज कॉल्ड न्यू स्टोरीज. तो जैसे आप न्यू स्टोरीज पे क्लिक करते थे, सो ध्यान देखो कि जब आप न्यू स्टोरीज पे क्लिक करते थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम रहता था, सिर्फ पोस्ट अपडेट्स होती थी इनिशियली. तो क्या हो गया, तो हमारा जो जो चीज हमें प्रोसेस करना था, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग एंटायर पेज, क्योंकि ये पेज तो सेम रहता था, सिर्फ पोस्ट अपडेट्स होती थी ना, या अगर यूजर ने अपडेट किया होगा तो वो वाला एरिया अपडेट होगा. लाइक उसने अपनी इमेज अपडेट करी है, प्रोफाइल इमेज अपडेट करी है, तो वो चीज भी अपडेट होती थी. ठीक है, सो अब क्या होता था, अगेन जब रिफ्रेशमेंट होती थी, वापस व्यू के पास जाता था, व्यू उसको रिफ्रेश करता था. अब मैं आपको बताऊंगा व्यू क्या चीज होती है. ठीक है, व्यू पे भी हम बात करते हैं. व्यू इज द मेन थिंग जब हम एमवीसी एप्लीकेशन की बात करते हैं. जब हम एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एमवीसी वर्ड यूज होता है, दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. मॉडल वो चीज होती है जो डेटा प्रोवाइड करता है. कंट्रोलर वो चीज होती है जो आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है, और वही
व्यू को बोलते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करो। सो व्यू इज द एक्चुअल पार्ट जो डेटा का रिप्रेजेंट करता है, आपका जो भी डेटा आएगा सर्वर से उसको व्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस क्या होता है? इट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू डेवलप यूआई। वो सिर्फ और सिर्फ यूआई को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई। किसने बनाई थी? फेसबुक ने बनाई थी मई 2013 को। तो उसने इस चीज को सोचा कि हाँ, इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग द एंटायर पेज, हम सिर्फ उसी पार्ट को रिफ्रेश करें, उसी पार्ट को अपडेट करें जहां पर कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट हो, इंस्टेड ऑफ एंटायर पेज। ओके, तो 2015 के अंदर इस रिएक्ट जेएस को ओपन सोर्स बना दिया गया ताकि हर एक पर्सन, हर एक कम्युनिटी इसको यूज कर सके। अब आगे चलते हैं, रिएक्ट जेएस किन चीजों से मिलकर बनता है, व्हाट आर द फीचर्स बिहाइंड रिएक्ट जेएस? तो फर्स्ट फीचर है दैट इज कंसर्न विद कंपोनेंट्स। इसके अंदर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड रिएक्ट जेएस इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसके साथ साथ हम एक कुछ एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे, उन एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे जेएसएक्स, ठीक है। डिस्कस करते हैं सारी चीजें JSX। और अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर जो आपका रिएक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ व्यू वाले पार्ट पे काम करेगा, ठीक है। सो रिएक्ट इज बेसिकली यूज्ड टू डेवलप ओनली द यूआई पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब आगे बात करते हैं क्या चीज है, व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या होता है? ये एक इंस्टाग्राम का पेज है। इस इंस्टाग्राम के पेज पे पूरे के पूरे यूआई को हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया सर्च कंपोनेंट, दूसरा हो गया आपका प्रोफाइल कंपोनेंट, तीसरा हो गया आपका स्टोरीज कंपोनेंट, और लास्ट हो गया आपका पोस्ट कंपोनेंट। सो द एंटायर पेज नाउ इज डिवाइडेड इनटू द कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर लाइक द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये पार्ट कंप्लीट करना है, तो उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। उसका दूसरे कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका काम होगा मुझे अपना पार्ट को कंप्लीट करना है, एंड फॉर देयर पर्पस दे हैव देयर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, ठीक है। सो द रिएक्ट डिवाइड्स द यूआई इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स व्हिच मेक्स द कोड इजियर टू डिबग। क्यों डिबग है? अब मुझे पता है अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसी कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा और उस कंपोनेंट को रिपेयर कर दूंगा। It means now that part will be working properly and the rest of application will perform as it is, ठीक है। अब components क्या होते हैं? It is like a Legos। आपने देखा होगा या बचपन में भी हमने Legos खेले हुए हैं, तो Legos क्या करते हैं? So these are components जिनको हम जोड़ जोड़ के एक प्रॉपर मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो these small small parts of the Legos that will be help to create your entire model. So Legos are called components in the form of React। अब बात करते हैं JSX। अभी मैंने आपको बताया ना कि React क्या करेगा, एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मीन स्टेटमेंट्स को एज अ JSX यूज करेगा। अब व्हाट इज JSX? JSX को आप सिंपली लैंग्वेज में बोलोगे जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन, या आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स विद XML एक्सटेंशंस, XML सिंटेक्स। तो JSX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML। देखो, अगर मैं JS को HTML के साथ कंबाइन करके कुछ कोड लिखता हूं, so that code will be replaced will be behave like a JSX। अगर ध्यान से देखिए थोड़ा सा, दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाया, बीच में मैंने HTML का कोड लगा दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। सो यहाँ पर मैं इसको कोड को HTML कोड नहीं बोलूंगा, ना ही इसको जावास्क्रिप्ट का कोड बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा दिस इज एन JSX। तो आप देखोगे रिएक्ट के अंदर हम JSX को यूज करेंगे, दैट्स मेक्स योर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो आपसे पूछी जाएगी जनरली हर एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप रिएक्ट जेएस की बात करोगे तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जहां पर आपका रिएक्ट काम करता है। सो फर्स्ट एस्पेक्ट है वर्चुअल डॉम। So there will be a question that is what is difference between normal DOM and virtual DOM? Virtual DOM और DOM में क्या डिफरेंस आता है? So मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक मॉडल है, बिकॉज मॉडल प्रोवाइड्स यू डेटा, तो उसने एक डेटा बना के दिया, दैट डेटा विल बी गोइंग टू द व्यू।
व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को आपके पेज पे रिप्रेजेंट करे, सो दैट विल बी यूज टू क्रिएट द डॉम। सो व्यू क्या करेगा, व्यू इज बेसिकली उस डेटा को किसके पास लेके जाएगा, रिएक्ट के पास लेके जाएगा। रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट चेक करेगा कि इसका पहली बार हम डॉम बना रहे हैं, अगर तो पहली बार डॉम बना रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्टली उसका रियल डॉम बना देगा। ठीक है, आप देख सकते हो डॉम के अंदर जो डेटा आ रहा है दैट इज अगेन द सेम डेटा जो मॉडल ने भेजा था, दैट इज यूजर मैक्स आईडी 101 एंड लोकेशन यूएस। ठीक है, अब अगर मॉडल किसी डेटा को अपडेट करता है, मॉडल किसी डेटा को अपडेट करता है, तो आप देख सकते हो यूजर पहले मैक्स था, अब यूजर उसने क्या भेजा, एलन। एलन क्या करेगा, ये डेटा कहां जाएगा, व्यू के पास आएगा, व्यू अगेन इसको रिएक्ट को देगा, रिएक्ट चेक करेगा कि कौन से पार्ट के अंदर डेटा अपडेट हुआ है, कौन से पार्ट के अंदर डेटा अपडेट हुआ है, और सिर्फ वही पार्ट ही डोम के अंदर अपडेट करेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अगेन अ डॉम। पूरे डॉम को अपडेट करने के बजाय सिर्फ उसी पार्ट में अपडेट करेगा जहां पर अपडेशन रिक्वायर्ड। सो अगर अपडेशन होगी तो दैट विल बी अपडेटेड, अगर अपडेशन नहीं है तो वो दोबारा से डॉम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो लास्ट के डॉम के अंदर सिर्फ एलन वर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब डॉम एक बार बनता है, बट अगर अपडेशन आती है तो रिएक्ट चेक करेगा कि अपडेशन है, अगर अपडेशन है तो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल, देखो डॉम क्या होता है, डॉम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, हर एक टैग का एक, हर एक पेज का, हर एक टैग का एक डॉम बनता है। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि अपडेशन हुई है, अगर अपडेशन हुई है तो वो डॉम में अपडेट कर देगा, अगर अपडेशन नहीं हुई तो डॉम को नहीं छेड़ेगा। हाँ, ठीक है, कंपोनेंट डॉम से मिलके बनता है। ओके, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, दो एप्लीकेशन बनाई है, एक मैंने नॉर्मल डॉम से बनाई है, एक रिएक्ट से बनाई है, दोनों में सेम चीज हो रही है। यहां पर आपके पास 5 आइटम्स है, आइटम 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जब अपडेट आइटम पे क्लिक करूंगा तो लास्ट वाली आइटम है जो आइटम 5 की जगह आइटम 6 आ जाएगा। ठीक है, और सेम एप्लीकेशन मैंने रिएक्ट से बनाया, सो दैट मैं आपको डिफरेंस बता दूं वर्चुअल डॉम और डॉम में क्या डिफरेंस आ रहा है। हम क्या करते हैं, ऐसा इसका एक इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं दोनों जगह पे। ठीक है, आई थिंक ये वाला इंस्पेक्ट पार्ट जूम नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं आइटम 5 के पास जाता हूं, इसका डॉम ओपन कर लेता हूं, ये देखो लास्ट में आइटम 5 दिख रहा है। अब अगर मैं इस अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो इस एरिया पे ध्यान से देखना, यहां पर आइटम 5 लिखा है, और मैं कमांड क्या यूज कर रहा हूं बटन पे, जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूं दैट डेटा विल बी अपडेटेड, तो जब डेटा अपडेट होगा उसका डॉम भी अपडेट होगा। ध्यान से देखना, मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं, नीचे वाले पार्ट पे सिर्फ नजर रखना, आइटम 6 हो गया, यहाँ पर ऊपर भी आइटम 6 हो गया, और आप जब आप इसको अपडेट करते हो तो आपका ये पार्ट अपडेट हुआ है और आपका लिंक भी अपडेट हुआ है, जबकि मतलब पूरे का पूरा डॉम अपडेट हो गया, वो बोला पूरा डॉम मतलब एंटायर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रिएक्ट ऐप के पास, और रिएक्ट ऐप को भी बोलता हूँ कि हाँ तुम भी अपडेट करो। सो अगेन अपडेट पे यहां चलते हैं, अगेन इसका डॉम ओपन हो गया, आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब मैं वापस अपडेट पे क्लिक करता हूँ, जब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, आप नजर नीचे मत नीचे रखना सिर्फ, जब मैं अपडेट करता हूँ तो देखो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब आपका डॉम अपडेट नहीं हुआ, आपका सिर्फ वैल्यू अपडेट हुई है, एंटायर डॉम अपडेट नहीं हुआ। एक और चीज दिखाना चाहता हूं, जब मैं वापस नॉर्मल डॉम पे चलता हूं और दोबारा अपडेट करने की कोशिश करता हूं, आई एम अगेन गोइंग टू अपडेट द डेटा, और जब इस पे मैं अपडेट करता हूं आप देखते हो फिर से डेटा अपडेट हो रहा है, जबकि अपडेशन तो थी नहीं, मैं तो सिंपल रीलोड किया है। तो जैसे मैंने पेज को रीलोड किया है तो क्या हुआ, फिर से उस पर्टिकुलर बटन पे जो मैंने रखा हुआ था गेट एलिमेंट का आईडी और इस डॉम को अपडेट करो, उसने फिर से डॉम को अपडेट किया, जबकि कोई भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब यही काम मैं रिएक्ट में करता हूं, मैं फिर से अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, अब आप अपडेट बटन को देखोगे और इसको देखने की जरूरत नहीं है, जब मैं ऊपर अपडेट करता हूं देखो मैं अपडेट कर रहा हूं, कुछ हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब क्या है, व्यू ने बोला कि रिएक्ट को बोला कि हाँ डॉम को देखो अपडेट हो रहा है, अब रिएक्ट चेक कर रहा है कि अपडेशन तो आई नहीं, अब अपडेशन तो आई नहीं तो मैं डॉम क्यों क्रिएट करूं,
सो दैट इज, यहां पर वो कह रहे हैं अपडेशन वर्चुअल डोम के पास भेज रहे हैं, वर्चुअल डोम कहते हैं कि यार अपडेशन तो कुछ है नहीं, तो अपडेशन है नहीं तो मैं रियल डोम में अपडेट नहीं करूंगा, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं होती, तो ओवरहेड जो होता था अपडेशन का वो खत्म हो गया। जब अपडेशन होगी तब एक्चुअल में अपडेशन करेगा, अगर अपडेशन नहीं होगी वो नहीं करेगा, और उसी पार्ट में अपडेशन करेगा जहां पर रिक्वायरमेंट है, बाकी पेज को रीलोड नहीं करेगा। ओके, समझ आ गया डिफरेंस डोम एंड रियल डोम में। सो रिएक्ट क्या कर रहा है, हर बार डोम को नहीं छेड़ता जब तक अपडेशन नहीं आती, सो दैट विल मेक कि आपका जो एक एस्पेक्ट था वो यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, समझ आ गया डिफरेंस। चलो आगे चलते हैं। हाँ, दिस इज वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम नेवर अलाउज यू टू अपडेट एक्चुअल डोम अंटिल देयर विल बी एक्चुअल अपडेशन देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, दैट इज डाटा बाइंडिंग। डाटा बाइंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिएक्ट का। कैसे, जनरली क्या होता है, डेटा कौन देता है, मॉडल, और मॉडल डेटा किसके पास भेजता है, व्यू के पास, और व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को आपके पेज पे रेंडर कर देना, ठीक है, अपडेट कर देना। अब अगर टू वे बाइंडिंग होती, दिस इज कॉल्ड वन वे बाइंडिंग, डेटा एक तरफ से आ रहा है और अपडेट हो रहा है, सर्वर से डेटा आया, व्यू को दिया और व्यू ने अपडेट कर दिया। अगर टू वे बाइंडिंग होती, जिसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल बाइंडिंग, ठीक है, दैट इज इन एंगुलर, जो एंगुलर में होती है, तो वहां पर क्या होता है, व्यू अगर डेटा को अपडेट करता है तो वो डेटा वापस आता है मॉडल के पास और मॉडल में अपडेट होता है, ठीक है। इट मींस एंगुलर के अंदर व्यू की एक एडिशनल ओवरहेड था कि अगर डेटा अपडेट करता है यूजर तो उसको वो इंटीमेशन वापस सर्वर को देनी पड़ेगी और सर्वर वो डेटा मॉडल में सेव करेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपके यूनिट डायरेक्शन है तो उसका ओवरहेड खत्म हो गया, ठीक है, उसका काम है सिर्फ डेटा को सबमिट करना। तो इस केस में क्या होगा, अगर पेरेंट कोई डेटा चाइल्ड को देता है, पेरेंट कोई डेटा चाइल्ड को देता है तो चाइल्ड उस डेटा को अपडेट तो कर देगा, अगर चाइल्ड में कोई चीजें अपडेशन होती हैं तो वापस ऊपर तक नहीं जाएंगी। मतलब अगर एक पेरेंट कंपोनेंट है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट ने, पेरेंट ने डेटा दे दिया चाइल्ड को, चाइल्ड ने उस डेटा को यूज कर लिया, अगर चाइल्ड कुछ और एडिशनल डेटा डालता है उसके अंदर, अपडेट करता है, तो वो चीजें ऊपर तक नहीं जाएंगी, ठीक है, वो वहीं पर रिजोल्व हो जाएंगी, वहीं पर वो अपडेट करना चाहेगा, वो उसी को यूज कर सकता है। तो उससे क्या होगा, आपके हायर हायरार्की में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी हायरार्की एज इट इज मेंटेन रहेगी। ओके, सो दिट मींस डेटा इज ओनली ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, सो दैट आपका कोड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ओवरहेड नहीं होगा, ठीक है, दो चीजें नहीं होगी। आगे चलते हैं, थर्ड एस्पेक्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग। जनरली अभी तक जो हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ते थे वहां पर हमेशा जो रेंडरिंग होती थी हमेशा क्लाइंट पे होती थी, सर्वर डेटा भेज देता था, ब्राउजर पे आता था, जावास्क्रिप्ट या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ब्राउजर की, वो वहां पर रेंडरिंग करते थे, रेंडरिंग मतलब अपडेशन करते थे, जिसे हम बोलते हैं, आप बोलते हैं ना एक स्टैटिक पेज, एक डायनेमिक पेज। डायनेमिक पेज मींस डेटा सेंड बाय द सर्वर एंड दैट डेटा विल बी अपडेट एट द ब्राउजर साइड, ठीक है, तो वहां पर जो डेटा का रेंडरिंग होती थी वो हमेशा क्लाइंट साइड पे होती थी। आप विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस आप वो रेंडरिंग सर्वर पे भी कर सकते हो, सर्वर फुल फ्लेज एक पूरा का पूरा पेज बना के देगा और उसको सिर्फ ब्राउजर को डिस्प्ले करना होगा। सो क्लाइंट साइड रेंडरिंग खत्म हो गई, ठीक है ना। अब आपका डायनेमिक पेज भी स्टैटिक पेज की तरह काम करेगा, बट स्टैटिक पेज दैट मींस जो डेटा पड़ा हुआ एज इट इज वो डिस्प्ले होता है, ठीक है, और डायनेमिक पेज क्या होता है, सर्वर अगर कोई डेटा में अपडेशन करता है तो वो डेटा सर्वर क्लाइंट पे आके रेंडर होता था। रिएक्ट जेएस के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो डेटा सर्वर पे ही रेंडर कर सकता है और सिंपली डेटा पूरा फुल फ्लेज एक पेज बना के आपको दे सकता है और वो पेज क्लाइंट पे जाके एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब शो करना, दिखाना, डिस्प्ले करना, ठीक है। सो पहले हमारा डेटा सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पे डिस्प्ले होता था और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करना, अब वो सारी की सारी पेज बना बनाया हमारा सर्वर से आएगा, ठीक है। पहले पेज सर्वर से आता तो था पर डेटा अलग आता था और पेज अलग आता था, तो वो रेंडरिंग कहाँ होती थी, क्लाइंट पे होती थी, ठीक है, बात समझ आ गई। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ React.js, that's why the React.js is so much popular.
क्योंकि एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंक्रीज, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज यूनिडायरेक्शनल है, वर्चुअल डॉम बार बार आपके डॉम को अपडेट नहीं कर रहा, सर्वर साइड रेंडरिंग मिल गया, अगर मतलब पेज बना बनाया आ रहा है तो ओवरहेड सारे खत्म हो गए, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। यूज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर, सर्वर साइड हम अपने जावास्क्रिप्ट को दोनों जगह यूज कर रहे हैं, एट द क्लाइंट साइड एंड एट द सर्वर साइड। रीडेबिलिटी इज इंप्रूव्ड, आपका कोड बहुत क्लीन हो गया, क्लीन कोड आपको दिखेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोड का स्ट्रक्चर आपको नहीं करेगा। लास्ट, इजी यूज विद अदर फ्रेमवर्क। अभी तक हम रिएक्ट जेएस को आप सोचते थे सिर्फ नोड पे यूज कर सकते हैं, नहीं, आप रिएक्ट जेएस को जेंगो के साथ यूज कर सकते हैं, आप रिएक्ट जेएस को स्प्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सो द रिएक्ट जेएस इज कंपैटिबल विद एवरी अदर फ्रेमवर्क्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट रिक्वायर फ्रंट एंड यूआई, यहाँ पर फ्रंट एंड को बनाने की रिक्वायरमेंट हो। ओके, सो दीज आर द एडवांटेज। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया जहां पर रिएक्ट जेएस यूज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, दीज आर द मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो अभी आप यूज कर रहे हो, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ऊबर, याहू, फेसबुक और द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट यूज होता है। तो यू कैन थिंक अबाउट कि रिएक्ट जेएस कितना इंपॉर्टेंट एंड कितना पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अगर आप सिंपली रिएक्ट जेएस पे काम करो then you can get a very good placement. So React.js वैसे ही itself is one of the important framework library है, ठीक है, ओके। नाउ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिएक्ट का, अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, लाइक यू कैन क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन, बिकॉज रिएक्ट नेटिव अगेन मार्केट में एक और टेक्नोलॉजी है जो आपको नेटिव हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने का एक पावर देती है। सो दैट एप्लीकेशन, दैट एरिया, आपके लिए वो डोमेन भी ओपन हो चुका है, उस डोमेन में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीरिक्विजिट क्या होगा, रिएक्ट जेएस। सो अगर आपको रिएक्ट जेएस आता है तो यू कैन इजिली जंप टू द डिफरेंट डोमेन, ओके। आगे चलते हैं। अगर कभी कभी बात होती है मन स्टैक डेवलपर की, तो मन स्टैक डेवलपर के अंदर जो आर वर्ड है, आर अल्फाबेट है, दैट रिप्रेजेंट रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब बात आती है कि आपको मन डेवलपर बनना है या मीन स्टैक डेवलपर बनना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं यहां पर एक डिफरेंट चार्ट दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जहां पर आप अपने आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यू प्रेफर मीन और मन, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने मीन पढ़ाया था, नाउ आई कैन से दैट कि हाँ, मन मन में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। फर्स्ट, अगर हम देखें रिएक्ट का 17th वर्जन चल रहा है मार्केट के अंदर, एंगुलर का एंगुलर 9 पढ़ रहे हैं हम इस टाइम, मार्केट में एंगुलर 9 है, ठीक है। ऑथर कौन है, फेसबुक इज द ऑथर ऑफ रिएक्ट, वेयर एज एंगुलर मेंटेन बाय गूगल। रिएक्ट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी, एंगुलर इज अ एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। टूल चेन हाई, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो आप जिसको आप रिएक्ट के साथ जोड़ सकते हो, जबकि एंगुलर के साथ क्या है, एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, तो उसके अंदर जो भी यूटिलिटीज मिली आपको उसी को यूज करना होगा, बट स्टिल यू कैन यूज सम एक्सटर्नल यूटिलिटीज, बट टूल चेन इसका ज्यादा अच्छा है। लैंग्वेज, यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, वहां पर आपको टाइपस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका लर्निंग कर्व क्या होगा, यहाँ पर लो होगा, वहां पर हाई होगा, क्यों, आपको एक एडिशनल चीज पढ़ना पड़ेगा, वहां पर टू वे डाटा बाइंडिंग पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर आपको वन वे डाटा बाइंडिंग पड़ेगी। रेंडरिंग स्ट्रॉन्ग है, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप अपना एप्लीकेशन का बिल्ड तैयार करते हो तो उसके लिए रिएक्ट जेएस ने सपोर्ट दे रखा है। फर्दर इसके अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट टूल्स यूज कर सकते हो, जबकि एंगुलर के साथ जो बिल्ट इन टूल्स आते हैं उसी को यूज करने पड़ेंगे, टेस्टिंग टूल्स। आगे चलते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग, ऐप आर्किटेक्चर, वहां पर एमवीसी मिलता है, बट यहाँ पर भी रिएक्ट के साथ आप फ्लक्स यूज करके आप एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, यूनिडायरेक्शनल और वर्चुअल डॉम यूज कर रहे हो, ठीक है। दीज आर द सिनारियो, कहां कहां पर हम रिएक्ट यूज करते हैं, कहां कहां पर हम एंगुलर यूज करते हैं। तो एंगुलर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, तो मैक्सिमम गूगल के एप्लीकेशन के अंदर एंगुलर यूज होगा, और जहां फेसबुक यूज होगा, मतलब जहां पर फेसबुक काइंड ऑफ एप्लीकेशन होगी, वहां पर आपका रिएक्ट यूज होगा, ओके। प्री रिक्विजिट,
किसकी, रिएक्ट की बात कर रहा हूं। आपको JS आना चाहिए, HTML, CSS, NPM और लास्ट आपको एडिटर पे अच्छा कमांड्स होना चाहिए। अब JS मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, और JS के अंदर थोड़ा सा आप एडवांस में जाएंगे, हम एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत एक बार देख लेना आपको, HTML, CSS, NPM और लास्ट में एडिटर्स। एडिटर्स की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एडिटर्स के ऊपर आपका हैंड्स ऑन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोड लिखने बैठोगे तो उसका कोड बहुत लेंथी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग राइटिंग द एंटायर कोड वी यूज स्निपेट्स, हम स्निपेट्स यूज करेंगे तो बिल्कुल विद इन अ सेकंड आपका पूरा का पूरा कोड जनरेट कर देगा, ठीक है, और आपके एरर प्रोन्स कम होंगे। ओके, लास्ट में चलते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट पे। आपको एक मेन रिक्वायरमेंट है, आपके पास नोड जेएस होना चाहिए, बिकॉज रिएक्ट का जो एप्लीकेशन क्रिएट करोगे वो आप एनपीएम से करोगे, एनपीएम के लिए आपके पास नोड होना चाहिए। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे, यू हैव टू क्रिएट एन ऐप, या आप बोल सकते हो आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप npm यूज कर सकते हो, या हम एक npx टूल यूज करेंगे। दीज आर द टू टूल्स अवेलेबल। with the help of node we can create our first react app। कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। फर्स्ट एंड द सबसे इजीएस्ट वे है npx। npx क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नोन नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। ये क्या करता है, आपको आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपने पैकेज को यूज कर सकते हो। जबकि npm के केस में क्या होगा, आपका पहले पैकेज इंस्टॉल होगा एंड इट विल बी यूज्ड। तो npx में आप विद इन अ सिंगल कमांड आप पूरे का पूरे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जबकि npm में क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। आपकी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होगी, मतलब पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, देन यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐप यूजिंग द कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐप का नाम, ठीक है। जबकि npx के केस में आपको सिर्फ इतना लिखना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड माय ऐप। ओके, देन विल गो टू द प्रोजेक्ट लेवल और उसके बाद अपने कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट योर ऐप बिफोर कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास, ताकि हम डायरेक्टली रिएक्ट पे काम करना शुरू कर लें। ओके